A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we will continue our topic as Henry's law. जो हमने पिछली दफ़ा डिस्कस किया था Henry's law. What actually was Henry's law is that the solubility of a gas in a liquid at a particular temperature is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the liquid at that temperature. तो आज इसके हम limitations और applications लेंगे. What is the limitations of Henry's law? Now the first limitation for Henry's law to be used is pressure should not be very high. यानी जो भी गैस हम लेते हैं उसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो अगर प्रेशर गैस का ज़्यादा होगा then Henry's law is not applicable. Number second is temperature should not be very low. टेम्परेचर भी बहुत कम नहीं होना चाहिए. इस जगह भी ये हेनरीज लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होता है. एंड द नंबर थर्ड इज़ गैस शुड नॉट बी हाईली सॉल्युबल. गैसेस जो है वो हाईली सॉल्युबल नहीं होने चाहिए. नंबर फोर्थ इज़ तो गैसेस जो है वो सॉल्वेंट के साथ कोई कंपाउंड नहीं बनाने चाहिए. एंड द नंबर फिफ्थ इज़ गैसेस जो है ना वो एसोसिएट होना चाहिए ना वो डिसोसिएशन गैसेस में होनी चाहिए. तो नाउ द एप्लीकेशंस फॉर हेनरीज लॉ is number first is to increase solubility of CO2 in soft drinks. जो भी आजकल हम ये सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाते हैं, जो मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है, these are actually based on the Henry's law. That is जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड उस सॉफ्ट ड्रिंक में डालते हैं, जितना हम उसकी ये मिकदार इंक्रीज़ करते हैं, जितना हम उसका प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, उतनी ही उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो उसमें इंक्रीज़ हो जाती है. और ये जो हमारे जो ये सॉफ्ट ड्रिंक है तो ये इसका जो इसको हम सोल्यूशन की फॉर्म में रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार जो है वो बढ़ाते हैं. यही वजह है जब हम इस सॉफ्ट ड्रिंक को निकालते हैं, उसको खोलते हैं, तो ये जो CO2 है इट बबल्स आउट, ये बबल्स आउट हो जाता है. दैट इज़ नंबर सेकंड इज़ जो सी डाइवर्स है, दे यूज़ एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम, जिससे वो एक डिजीज़ अवॉइड करते हैं, जिस डिजीज़ का नाम बेंड्स है. बेंड्स एक्चुअली होता क्या है, बेंड्स जब पहले ये जो सी डाइवर्स है जो हीलियम का इस्तेमाल नहीं करते थे, हीलियम की जगह नाइट्रोजन की मिकदार को वो बढ़ाते थे, तो इससे क्या होता था, जब ये सी डाइवर्स सी से बाहर आ जाते थे तो ये जो नाइट्रोजन है ये ज़्यादा सॉल्युबल है हमारे ब्लड में. The solubility of nitrogen is too high in the blood. तो जब ये समंदर से बाहर आ जाते हैं तो ये जो नाइट्रोजन जो उनके ब्लड में सॉल्युबल होता था वो एकदम बाहर आ जाता था. तो उसके बाहर आने से उन डाइवर्स के जो जॉइंट्स थे उनमें दर्द शुरू हो जाता था. दैट डिजीज वाज नोन एज बेंड्स. तो टू अवॉइड दैट, तो जो आजकल के सी डाइवर्स है वो नाइट्रोजन की जगह, यानी अगर पहले वाले 90% नाइट्रोजन लेते थे, तो आज के जो सी डाइवर्स है वो 90 की जगह 60% नाइट्रोजन लेते हैं. तो बाकी जो है बाकी हीलियम. तो इससे क्या होता है, हीलियम जो है वो लेस सॉल्युबल होता है. ये प्रॉब्लम जो है आजकल के सी डाइवर्स को नहीं आती है. So that is sea divers use air diluted with helium to avoid a disease known as bends, to cope with high pressure under water. So number third is at high altitudes where pressure of O2 is less,
इट लीड्स टू ए कंडीशन नोन एज एनोक्सिया। यानी एनोक्सिया वो डिजीज होती है जिससे ये जो हमारा पेशेंट है ये वीक फील करता है और जो उसका जो दिमाग है वो पूरी तरह काम नहीं करता है. So these were the applications and limitations on the Henry's law. Now we will switch to the next topic, that is vapor pressure. Vapor pressure of a liquid solution and Raoult's law. So vapor pressure of a liquid solution and Raoult's law. लिक्विड सॉल्यूशन ऑब्वियसली वो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड होता है. सॉल्वेंट इज लिक्विड, सॉल्वेंट जिसका लिक्विड होता है दैट्स कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन. ऑब्वियसली सॉल्यूट इसमें हो सकता है सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी. सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी. तो इन लिक्विड सॉल्यूशंस का जो इनकी जो मेन एक टर्म आती है वो आता है हमारा वेपर प्रेशर. Vapor pressure. So first we will discuss what do you mean by vapor pressure. Vapor pressure क्या है? Vapor pressure, इसको समझने के लिए हम एक डब्बा लेते हैं, इवैक्यूएटेड बंद डब्बा हम लेते हैं, उसमें एक सॉल्यूशन हम लेते हैं. Obviously this is the solution, this is the solution, so this is the solution phase and ये जो इसके ऊपर वाला फेज है this is vapor phase, this is vapor phase. तो इसमें हम एक मैनोमीटर फिट करते हैं टू रिकॉर्ड प्रेशर. यहाँ पर हमने एक मैनोमीटर फिट किया है इसका, मैनोमीटर. तो एट फर्स्ट जब हमने ये सॉल्यूशन लिया, उसको बंद किया, तो ये जो मैनोमीटर है ये हमें रिकॉर्ड करता है प्रेशर. तो ऑब्वियसली एक ऐसा टाइम आएगा जब ये जो प्रेशर है इट विल बी इन इक्विलिब्रियम विद दिस सॉल्यूशन, इट विल बी एट इक्विलिब्रियम विद दिस सॉल्यूशन. तो उस स्टेज पर क्या होगा? उस स्टेज पर होगा रेट ऑफ इवोपरेशन. रेट ऑफ इवोपरेशन would become equal to rate of condensation. Rate of evaporation would become equal to rate of condensation. यानी जिस रेट से ये मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन फेज से गैसेस फेज में जाते हैं वो रेट इक्वल हो जाती है उस रेट ऑफ कंडेंसेशन से जिससे ये मॉलिक्यूल्स वेपर फेज से वापस लिक्विड फेज में आते हैं. दैट इज एक इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन होता है. तो उस इक्विलिब्रियम में जितना प्रेशर ये सॉल्यूशन एक्सर्ट करता है उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं. दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर. यानी आप वेपर प्रेशर किसे कहते हैं? वेपर प्रेशर उस प्रेशर को कहते हैं जो वेपर्स एक्सर्ट करते हैं जब ये
इक्विलिब्रियम में होंगे सॉल्यूशन के एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। हाँ, एक बात याद रखते हैं, टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। नाउ वी विल डिफाइन द वेपर प्रेशर एज vapor pressure of a liquid or solution vapor pressure of a solution is the pressure exerted by vapors in equilibrium with solution at a particular temperature, एक खास टेम्परेचर पर। This is the vapor pressure. Now we will take Rolle's law. तो ये जो लिक्विड सॉल्यूशन जो है, इसमें जो भी कंपोनेंट्स, बोथ कंपोनेंट, क्योंकि हमारे इस सिलेबस में है बाइनरी सॉल्यूशन यानी टू कंपोनेंट सॉल्यूशन। तो ये जो दो कंपोनेंट्स हैं, दे शुड बी वोलेटाइल, वो वोलेटाइल होने चाहिए, वोलेटाइल। तो ये जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, जब ये प्रेजेंट होंगे एक साथ सॉल्यूशन में, फॉर एग्जांपल A प्लस B, टू कंपोनेंट, बोथ आर वोलेटाइल, बोथ फॉर्म वेपर्स, दोनों जो है वेपर्स फॉर्म करेंगे। This is vapors, these are the vapors formed by these components, component A and component B. When equilibrium is reached, each component will exert pressure. जब एक इक्विलिब्रियम अटेन होता है, तो ये दोनों कंपोनेंट्स जो है ये एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर एक्सर्ट। दैट प्रेशर is known as partial vapor pressure. Partial vapor pressure यानी the pressure exerted by each component, यानी जितना प्रेशर ये कंपोनेंट यहाँ डालेगा उसको पार्शियल वेपर प्रेशर आप A कहेंगे, जितना प्रेशर B डालेगा उसको पार्शियल वेपर प्रेशर आप B कहेंगे। तो रॉल्ट्स ने यही स्टडी किया कि ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। किस पे डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। यानी अगर हमें वेपर प्रेशर ऑफ B देखना है, दैट डिपेंड्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ B।
mole fraction of that component and the vapor pressure of that component in the pure state, and the vapor pressure and the vapor pressure of that component in the pure state. Rhodes said that a partial vapor pressure of each component depends upon mole fraction of that component and the vapor pressure of that component in the pure state. Now let's consider a mixture of two completely miscible volatile liquids A and B. इनका मिक्सचर हम कंसिडर करते हैं. They are completely miscible and volatile liquids. Mole fraction, having the mole fraction chi A and chi B. A and B क्या है? A and B volatile, completely miscible liquids with mole fraction chi A and chi B respectively. Suppose at some temperature the partial vapor pressure of A is PA and partial pressure of B is PB, and let the pure pressure of A is P naught A and that of B is P naught B. तो ये प्योर प्रेशर क्या होता है एक्चुअली? अगर A, यहाँ पर हम A को निकालेंगे, द प्रेशर ऑफ B एट दैट टाइम इज द प्योर प्रेशर. और अगर हम B को निकालेंगे तो प्रेशर ऑफ A इज दैट टाइम प्योर प्रेशर. तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, तो हेनरीज लॉ ने हमें क्या कहा? हेनरी ने कहा कि partial vapor pressure of a component in a solution is directly proportional to the mole fraction at a particular temperature. According to Henry's law, partial vapor pressure of A is directly proportional to the mole fraction of A and partial vapor pressure of B is directly proportional to mole fraction. Now इसको हम इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं. PA is equal to P naught A chi A and PB is equal to P naught B chi B, where P naught A and P naught B are the constant of proportionality and are known as pure pressure of A and pure pressure of B respectively. Now applying Dalton's law of partial pressure. If P, अगर capital P total pressure of the system है, if P is total pressure of system
Then according to the Dalton's law, partial pressure. According to Dalton's law of partial pressure, we have उसने Dalton's law of partial pressure ने क्या कहा कि at the same temperature, total pressure of the system is equal to pressure of A plus pressure of B, partial pressure of A plus partial pressure of B. Now total pressure of a system is equal to PA की जगह ये सबस्टिट्यूट करेंगे और B की जगह ये सबस्टिट्यूट करेंगे. P नॉट A chi A plus P नॉट B chi B. So according to the law of unity, chi A plus chi B is equal to 1. ये हमने पिछली दफा भी स्टडी किया था कि टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन इज यूनिटी, वो 1 के बराबर होते हैं. जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन बनाएंगे उन कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का अगर हम सम निकालेंगे that is equal to unity. So we know chi A plus chi B is equal to 1 और यहाँ अगर हम chi B निकालेंगे chi A निकालेंगे, we have chi A is equal to 1 minus chi B, 1 minus chi B. तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो इसमें ये सब्स्टिट्यूट करो chi की जगह, तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू P नॉट A chi A इंटू 1 माइनस chi B प्लस P नॉट B chi B. Which is equal to P is equal to इसको अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा P नॉट A प्लस माइनस P नॉट A chi B प्लस P नॉट B chi B. तो यहाँ पर chi B को हम कॉमन निकालेंगे तो वो क्या आएगा P इज इक्वल टू P नॉट A यहाँ पे आएगा प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A chi B. This is the total pressure of the system. I think this is enough for today. It is next part we will inshallah take tomorrow. So thank you.